नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर टीटीपी ने कायम किया अपना राज, हथियारबंद आतंकी कर रहे गश्त, इलाके में भाग गई पुलिस। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि चीन की दादागिरी को फिलीपींस का करारा जवाब, फाइटर जेट और अमेरिकी गश्ती गन बोट कर रहा तैनात, ड्रैगन की बढ़ेगी टेंशन। खबर में आगे आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने गले लगाकर किया मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का स्वागत, द्विपक्षीय बैठक में कई समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। खबर में आगे जिक्र होगा कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन की तैयारी, द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री शाह से मिलने पहुंचे राज्यपाल सीवी आनंद बोस। और इसी के साथ खबर में आपको बताएंगे कि 2 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ जाएंगे अमित शाह, नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ करेंगे बैठक। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी खुलकर करते हैं प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन, और आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान के अंदर टीटीपी ने कायम किया अपना राज, हथियारबंद आतंकी कर रहे गश्त, इलाके से भागी पुलिस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी अब इतना मजबूत हो गया है कि देश के इलाकों पर इसने शासन करना शुरू कर दिया है। देश के उत्तरी राज्य खैबर पख्तूनख्वा के तिराह घाटी में टीटीपी और लश्कर ए इस्लाम के हथियारबंद लड़ाके गश्त कर रहे हैं, जिससे इलाके के लोगों में दहशत है। पाकिस्तान के प्रमुख मीडिया आउटलेट डॉन न्यूज़ के अनुसार स्थानीय निवासियों ने अधिकारियों से घाटी में सुरक्षा बढ़ाने की गुहार लगाई है। डॉन ने लोगों के हवाले से बताया कि टीटीपी और एलआई के फिर से सक्रिय होने से उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ी हुई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आतंकवादी शोलोबार के कंबरखेल, आदमखेल, थिराई और लंधावर इलाके के साथ ही पीर मेला, भूटान शरीफ इलाकों में मौजूद हैं, लेकिन अभी तक मुख्य सड़कों और बाजारों में खुलेआम गश्त नहीं कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन की दादागिरी को फिलीपींस का करारा जवाब, फाइटर जेट और अमेरिकी गश्ती गन बोट कर रहा तैनात, ड्रैगन की बढ़ेगी टेंशन। जी दोस्तों, दक्षिणी चीन सागर में चीन से बढ़ते तनाव के बीच फिलीपींस गश्ती गन बोट और लड़ाकू जेट तैनात करके इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है। नेवल न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार फिलीपींस ने देश के सबसे पश्चिमी द्वीप पलावन में तटीय अभियानों पर केंद्रित एक नई स्थापित मरीन इकाई के साथ गश्ती गन बोट तैनात की है। चीनी आक्रामकता से निपटने के लिए फिलीपीन बलों के आंतरिक सुरक्षा जिम्मेदारियों से हटाकर बाहरी रक्षा अभियान में लगा रहा है, और ये देश के सैन्य आधुनिकीकरण के लिए की जा रही पहल का हिस्सा है। पलावान क्षेत्र में फिलीपीनी बलों की तैनाती का विशेष महत्व है। ये विवादित सबिना शेल से 140 किलोमीटर और सेकेंड थॉमस शेल से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी ने गले लगाकर किया मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का स्वागत, द्विपक्षीय बैठक में कई समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मलेशियाई समकक्ष अनवर इब्राहिम के बीच बातचीत के बाद भारत और मलेशिया ने श्रमिकों की भर्ती, रोजगार और स्वदेश वापसी को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मलेशियाई समकक्ष अनवर इब्राहिम के बीच बातचीत के बाद भारत और मलेशिया ने डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर दस्तखत किए। मलेशियाई समकक्ष अनवर इब्राहिम के साथ बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत मलेशिया के बीच साझेदारी को पिछले 2 वर्षों में नई गति और ऊर्जा मिली है। हमने आपसी सहयोग के सभी क्षेत्रों पर व्यापक बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत मलेशिया साझेदारी को व्यापक राजनीतिक साझेदारी और रणनीतिक साझेदारी तक ले जाया जाएगा। भारत और मलेशिया के बीच आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में अभी भी काफ़ी संभावनाएं हैं। मलेशिया दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान और हिंदी प्रशांत क्षेत्र में भारत का अहम साझेदार है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बंगाल में राष्ट्रपति शासन की तैयारी, द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री शाह से मिलने पहुंचे राज्यपाल सीवी आनंद बोस। जी दोस्तों, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। वहीं बर्बर घटना के बाद अस्पताल में भीड़ के हमले और तोड़फोड़ से भी बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की जमकर आलोचना भी हो रही है। यहाँ तक कि टीएमसी के अंदर भी मामले को लेकर विरोध के स्वर मुखर होने लगे हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी
हत्या और दरिंदगी की बर्बर घटना को लेकर एक्शन मोड में है। राज्यपाल मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे और उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। ऐसे में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन के भी कयास तेज हो गए हैं। अब नजर इस पर रहेगी कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस क्या रिपोर्ट देते हैं। और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से मामले को लेकर 3 रिपोर्ट मांगी गई थी, हालांकि अब तक एक ही रिपोर्ट मिली है। और उन्होंने कहा कि यह मामला पूरे समाज के लिए कलंक है और लोगों सड़कों पर उतर चुके हैं। समाज जुड़ा हुआ है और सरकार इसे भले संभाल नहीं पा रही है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है और उसको लेकर जब राज्यपाल से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मांग तो मांग होती है, जो भी फैसला किया जाएगा सोच समझकर और राज्य के हित में ही किया जाएगा। बर्बर घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच भी सुनवाई करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने घटना का स्वतः संज्ञान लिया है और सुप्रीम कोर्ट में 3 पत्र याचिकाएं दायर कर कहा गया था कि सीजेआई को मामले का स्वतः संज्ञान लेना जरूरी आदेश देना चाहिए। बता दें कि मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर भी सीबीआई शिकंजा कसा जा रहा है और उन पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया है। सीबीआई ने 3 दिन संदीप घोष से पूछताछ की और आरोप यह भी है कि घटना के बाद उन्होंने कर्मचारियों के साथ मीटिंग की थी और इस पर किसी तरह पर्दा डालने का प्लान बनाया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ जाएंगे अमित शाह। नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ करेंगे बैठक। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। शाह का 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा फाइनल हो गया है। शाह 23 अगस्त की शाम को यहां पहुंचेंगे और 24 और 25 को बैठक के बाद 25 की शाम को दिल्ली लौट जाएंगे। बताया जा रहा है कि शाह 24 अगस्त को नवा रायपुर में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों की बैठक लेंगे और इस बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात अर्धसैनिक बल के अफसर भी शामिल होंगे और इस दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल विरोधी अभियान और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इससे पहले रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नए नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत अहमदाबाद में 188 पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत की नागरिकता प्रदान की। दोस्तों, आपको बता दें कि IANS के अनुसार इस अवसर पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार पड़ोसी देशों के हिंदू, जैन, बौद्ध और सिखों सहित उत्पीड़न अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने के लिए दृढ़ है और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाले भारत गुट की तुष्टीकरण की राजनीति का भी आलोचना की है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगले ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव तो कौन मारेगा बाजी, बीजेपी या JMM? लेटेस्ट सर्वे ने सबको चौंकाया। जी दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव में मेट्राइज सर्वे के अनुसार बीजेपी को 41.2% वोट शेयर के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने का अनुमान है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। और इस बीच JMM के नेता और पूर्वी CM चंपई सोरेन ने पार्टी से बगावत कर दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर चुनाव हुए तो किसे कितनी सीटें मिलेंगी? क्या चंपई सोरेन के बागी होने से JMM को नुकसान होगा? इन सवालों का जवाब तो चुनाव नतीजे सामने आने पर पता चलेगा, लेकिन बीते दिनों सामने आए झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए सर्वे ने चौंकाया है। दोस्तों, आपको बता दें कि मेट्राइज सर्वे के हवाले से एक सर्वे रिपोर्ट जारी की है जिसमें चुनाव में अलग अलग पार्टियों को मिलने वाले वोट शेयर और सीटों का अनुमान लगाया गया है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। बता दें कि झारखंड में हर 5 साल में सरकार बदलने का इतिहास रहा है। ऐसे में इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 41.2% वोट शेयर के साथ सबसे ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं सत्ताधारी JMM को 18.2% वोट शेयर मिलने की संभावना है। कांग्रेस को 12.2% और AJSUP को 9.2% वोट शेयर मिल सकता है। अन्य दलों को 19% वोट मिलने का अनुमान है। झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं। सर्वे के मुताबिक बीजेपी इसमें 43 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर PM मोदी से मिले जापान के रक्षा और विदेश मंत्री। कहा भारत का महत्व अभी जितना कभी नहीं था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जापान के विदेश मंत्री कामिकावा योको सोमवार को नई दिल्ली आई। वो यहाँ पर दोनों देशों के बीच मंगलवार को होने वाली 2+2 वार्ता में शामिल होंगी। इस बैठक में दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री हिस्सा लेंगे और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के रक्षा और विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। बैठक में दोनों देश रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर विचार करेंगे और इससे पहले जापानी विदेश मंत्री ने कहा कि भारत का रणनीतिक महत्व इस समय जितना है उतना पहले कभी नहीं था। भारतीय विदेश
विदेश मंत्रालय ने अपने एक्स पोस्ट में बताया है कि भारत जापान के कई स्तरों वाले सहयोग को बढ़ाने के लिए मंगलवार को वार्ता होगी और इस वार्ता में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाग लेंगे, जबकि जापान की ओर से विदेश मंत्री कामिकावा योकोए के साथ रक्षा मंत्री मिनोरू किहारा शामिल होंगे। दोस्तों, पहली बार भारत आई कामिकावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। वार्ता में समुद्री मार्गों पर मुक्त आवागमन पर गंभीरता से विचार हुआ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वॉर जोन में मोदी पहले पोलैंड जाएंगे, फिर यूक्रेन में कीव तक करेंगे 10 घंटे की ट्रेन यात्रा। पीएम मोदी का पूरा टूर प्लान तैयार। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ्ते यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। वो 23 अगस्त को यूक्रेन राजधानी कीव पहुंचेंगे और करीब 7 घंटे तक वहां रहेंगे। पीएम मोदी 21 और 22 अगस्त को पोलैंड के दौरे पर रहेंगे और उसके बाद ट्रेन से 10 घंटे का सफर तय करेंगे और कीव पहुंचेंगे। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित होने के बाद 30 से ज्यादा वर्षों में ये पहली बार होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन का दौरा करेगा। इससे पहले पीएम मोदी ने जुलाई में रूस का दौरा किया था। यूक्रेन और रूस के बीच करीब 2.5 साल से युद्ध चल रहा है और दोनों देशों की सेनाएं युद्ध के मैदान में डटी हुई हैं। सोमवार को भारत ने एक बयान में कहा कि हम रूस यूक्रेन के बीच शांतिपूर्ण समाधान खोजने में मदद के लिए हर संभव मदद देने के लिए तैयार हैं। विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी की 23 अगस्त की यात्रा की घोषणा की और कहा कि यह एक ऐतिहासिक यात्रा होगी। यूक्रेन की यात्रा से पहले पीएम मोदी 21 और 22 अगस्त को पोलैंड की 2 दिवसीय यात्रा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड से कीव तक ट्रेन से यात्रा करेंगे, जिसमें करीब 10 घंटे लगेंगे। वापसी भी उतनी ही अवधि की होगी। रूसी क्षेत्र में कीव के ताजा सैन्य हमले के बीच प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा हो रही है। दोस्तों, इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई वैश्विक नेता भी ट्रेन के जरिए कीव पहुंचे। ये नेता यूक्रेनी बॉर्डर के पास पुलिस स्टेशन से ट्रेन के जरिए कीव की यात्रा कर गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 24 विधानसभा सीटों के लिए अधिसूचना जारी। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को होगा पहले चरण का मतदान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में 24 विधानसभा सीटों के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और इन 24 सीटों पर 18 सितंबर को चुनाव होगा। इन सीटों के उम्मीदवार 27 अगस्त तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 28 अगस्त को होगी। वहीं नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 30 अगस्त निर्धारित की गई है। पहले चरण में घाटी के 16 विधानसभा क्षेत्र जो दक्षिण कश्मीर में हैं और 8 जम्मू क्षेत्र में मतदान होंगे। कश्मीर घाटी के पंपोर, त्राल, पुलवामा, राजपुरा, जैनापुरा और शोपिया समेत डीएचपुरा, कुलगाम, देवसर, दुरू, कोकेरनाग और अनंतनाग पश्चिम समेत कई सारी सीटें इसमें शामिल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपीएससी लेटरल एंट्री। यूपीएससी में अब नहीं होगी सीधी भर्ती। केंद्र सरकार ने चेयरमैन को भेजा पत्र। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने यूपीएससी की लेटरल एंट्री भर्ती पर रोक लगा दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से यूपीएससी को लेटर लिखा गया है। बता दें कि लेटरल एंट्री भर्ती को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की ओर से यूपीएससी चेयरमैन को यह पत्र लिखा गया है, जिसमें उन्होंने यूपीए सरकार के दौरान ऐसी नियुक्ति पर की गई पहल का भी जिक्र किया है। इस पत्र में कहा गया है कि साल 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में पहली बार केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री की सिफारिश की थी। अभी हाल ही में यूपीएससी की ओर से लेटरल एंट्री का भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, जिसकी प्रक्रिया और उसमें आरक्षण को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर था। लगातार इस पर सवाल उठने के बाद अब केंद्र सरकार की ओर से लेटर लिखकर संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी से सीधी भर्ती का विज्ञापन रद्द करने को कहा गया है। यूपीएससी में होने वाली लेटरल एंट्री को लेकर विपक्ष की ओर से लगातार सरकार पर सवाल उठाया जा रहा था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने यूपीएससी में लेटरल एंट्री और उसमें आरक्षण नहीं दिए जाने का विरोध किया था और इसके बाद सरकार में शामिल कई दल भी इसको लेकर अपनी आवाज मुखर करने लगे, जिसके बाद अब सरकार ने यूपीएससी से लेटरल एंट्री के विज्ञापन को निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। अभी तक 3 दिन पहले ही संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के माध्यम से केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में कुल 45 पदों पर संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसके बाद इसको लेकर बवाल मच गया और विपक्ष का आरोप था कि इन भर्तियों में आरक्षण की अनदेखी की जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कोरोना का टीका बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ने किया एमपॉक्स की वैक्सीन बनाने का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के कई देशों में एमपॉक्स
पॉक्स वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अब तक 4 मामले सामने आए हैं और इसी बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कहना है कि वो एमपॉक्स की एक वैक्सीन पर काम कर रही है। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आधार पूनावाला ने कहा कि एमपॉक्स के प्रकोप के कारण घोषित ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के मद्देनजर लाखों लोगों की मदद के लिए हम एक वैक्सीन विकसित करने पर काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि 1 साल के अंदर हमारे पास इससे संबंधित अच्छी खबर होगी। बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ने ही कोरोना की वैक्सीन विकसित की थी। एमपॉक्स एक वायरल बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस के कारण होती है, जो ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस की एक प्रजाति है। जो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी में संपत्ति नहीं बताने वाले अधिकारी और कर्मचारी की सैलरी बंद, योगी सरकार सख्त डेडलाइन तय। जी हाँ दोस्तों, यूपी में चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देने वाले अधिकारी और कर्मचारी ही अगस्त महीने का वेतन पाएंगे। राज्य सरकार ने विभाग अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि अगस्त का वेतन उन्हें ही दिया जाएगा जिन्होंने ब्यौरा दे दिया है। जिन्होंने नहीं दिया है उनका अगस्त का वेतन नहीं दिया जाएगा। प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने 17 अगस्त को सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और सभी विभाग अध्यक्षों और कार्यालय अध्यक्षों को जारी पत्र में कहा कि यूपी के सभी अधिकारियों कर्मचारियों से सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 2(4) के अनुसार मानव संपदा पोर्टल पर 31 दिसंबर 2023 तक चल और अचल संपत्ति का विवरण देने का निर्देश दिया गया था। ये भी कहा गया था कि ऐसे कर्मचारियों द्वारा जब तक अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण नहीं दिया जाता तब तक उनके प्रमोशन पर भी विचार नहीं किया जाएगा। और इसी क्रम में 6 जून 2024 को जारी शासन आदेश में पोर्टल पर जानकारी देने के लिए 30 जून 2024 की तारीख निर्धारित करते हुए बताया गया था कि विवरण न देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। और 11 जुलाई को कार्मिक विभाग ने चल अचल संपत्ति का वितरण देने के लिए निर्धारित समय अवधि 31 जुलाई 2024 तक बढ़ा दी थी। तो दोस्तों, अब जिन कर्मचारियों ने यहाँ पर अपने संपत्तियों का ब्यौरा नहीं दिया होगा उनको अगस्त महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा के चुनावी रण में ज्यादातर दिग्गज उतारेगी भारतीय जनता पार्टी, लागू होगा मध्य प्रदेश का फार्मूला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए भाजपा पूरे जी जान से जुटी हुई है। भाजपा ने जहां अपनी पार्टी के अधिकतर दिग्गजों को चुनावी रण में उतारने का निर्णय लिया है, तो वहीं कुछ विधानसभा सीटों पर पार्टी के प्रमुख नेताओं के स्वजन को भी चुनाव लड़वाया जा सकता है। हरियाणा में यह प्रयोग ठीक उसी तरह किया जाने वाला है जिस तरह से भाजपा ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के दिग्गज नेताओं को उतार कर किया था। इसके नतीजे भी काफ़ी हद तक अच्छे रहे थे। मध्य प्रदेश में भाजपा ने 3 केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल को विधानसभा के चुनावी रण में उतारने का प्रयोग किया था, जबकि भाजपा के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय के अलावा सांसद रीति पाठक, सांसद राकेश सिंह, सांसद उदय राव प्रताप सिंह और सांसद गणेश सिंह को भी भाजपा ने विधानसभा के चुनावी रण में उतारने के लिए उन्हें टिकट आवंटित किए थे। भाजपा को उम्मीद है कि जिस तरह से दिग्गजों को विधानसभा के चुनावी रण में उतारने का प्रयोग दूसरे राज्यों में सफल रहा है, उसी तरह का प्रयोग हरियाणा में भी सफल रह सकता है। इस कड़ी में हरियाणा में 2019 में विधानसभा चुनाव हार चुके पार्टी के प्रमुख नेताओं और दिग्गजों को भी इस बार चुनावी मैदान में उतारने जाने की पूरी संभावना है। दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा में भाजपा लोकसभा की 5 सीटें ही जीत पाई है। ऐसे में किसी मौजूदा सांसद को तो विधानसभा के रण में नहीं उतारा जाएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव हार चुके उम्मीदवारों के नाम पर भी विचार संभव है। भाजपा पूरे राज्य में अपने जिला पर्यवेक्षकों के माध्यम से विधानसभा वार टिकट के दावेदारों का फीडबैक हासिल कर चुकी है और प्रदेश संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा रिपोर्ट सौंप चुके हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 400 होमगार्ड होंगे तैनात, महाकालेश्वर मंदिर में अलग थाना, 500 करोड़ रुपए का कोष आवंटित। सीएम मोहन यादव ने कर दिया यहाँ पर बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को उज्जैन में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर को समर्पित एक अलग थाने की स्थापना की घोषणा की है। ये निर्णय मंदिर परिसर के लिए प्रस्तावित बढ़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था के तहत लिया गया है, जिसमें निजी सुरक्षा एजेंसियों के साथ मौजूदा अनुशासन संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए 400 होमगार्ड की तैनाती शामिल है। उज्जैन में नव स्थापित धार्मिक न्यास और बंदोबस्ती विभाग के निदेशालय के उद्घाटन भाषण में यादव ने बेहतर प्रबंधन और अनुशासन का आह्वान किया। उन्होंने उज्जैन में एक और थाना स्थापित करने की योजना का भी खुलासा किया। उन्होंने कहा कि 2028 में आगामी सिंहस्थ उत्सव के लिए इस वर्ष के बजट में 500 करोड़ रुपए का कोष आवंटित किया गया है।
यादव ने कहा कि भगवान राम और भगवान कृष्ण द्वारा अपनाए गए मार्गों का पता लगाया जाएगा और उन्हें एक व्यापक धार्मिक विरासत परियोजना के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकालेश्वर मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और प्रबंधन के लिए अलग से थाना बनाया जाएगा। बेहतर सुरक्षा प्रबंधन के लिए 400 होमगार्ड भी तैनात किए जाएंगे, क्योंकि निजी सुरक्षा एजेंसियों के साथ अनुशासन और अन्य कई तरह की समस्याएं हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मध्य प्रदेश में विभिन्न धार्मिक स्थलों की भूमि का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि धार्मिक जो स्थलों से जुड़ी भूमि का उपयोग ऐसे स्थलों की बेहतरी के लिए किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि महाकालेश्वर मंदिर को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया गया है। 400 होमगार्ड यहाँ पर तैनात किए जाने वाले हैं और 500 करोड़ रुपए का जो कोष है उसको भी आवंटित सीएम मोहन यादव द्वारा मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर मंदिर के लिए कर दिया गया है। आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।